हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो एंड द सेकंड पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी की एबीसीडी है ना। तो ये जो चैप्टर हमारा चल रहा था, इसको मैंने क्या बताया फर्स्ट पार्ट में आपको, दिस इज एबीसीडी ऑफ अकाउंटेंसी। यानी कि अगर ये इस तरीके से है कि जैसे आपको इंग्लिश में एबीसीडी नहीं पता हो तो आप अपना नाम भी नहीं लिख सकते, सिमिलरली अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता तो आप अकाउंटेंसी कर ही नहीं सकते। कैसे करोगे? जब आपको एक वर्ड का मतलब ही नहीं पता और वही वर्ड लगातार यूज होने हैं तो आप कैसे यूज कर पाओगे? यूज नहीं कर पाओगे। तो जब यूज ही नहीं कर पाओगे तो अकाउंटेंसी कैसे करोगे? तो ये बहुत ही सिंपल है कि दीज आर दी बेसिक्स, दीज आर दी एबीसीडीज ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अभी पिछली वीडियो में हमने एसेट तक यानी कि 7 पॉइंट्स देखे थे। आज हम समझने वाले हमारा 8th पॉइंट और इसमें हम खत्म करेंगे 20 तक, है ना। और इसके बाद जो लास्ट और फाइनल पार्ट होगा उसमें जो बचे कुछ सारे के सारे निपटा देंगे। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए, बहुत लेंथी ना हो, बोरिंग ना हो। और अगर कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो देखो इंडेक्स बना हुआ है यहाँ पर, है ना। इंडेक्स में तुम्हें वैसे पता चल जाएगा कौन से नंबर पे क्या है, तो ये तुम्हारे लिए और इजी हो जाएगा, है ना। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंस। देखो स्टूडेंट्स, एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस को बहुत सिंपल भाषा में करूं तो पैसा कमाने के लिए लगाया गया पैसा। इट इज एज सिंपल एज दैट। बिजनेस में पैसा कमाने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसी को बोलते हैं एक्सपेंस। क्योंकि अगर खर्चे नहीं करोगे तो कमाओगे कैसे? एक जूस वाला भी तुम देखते हो कि तुम्हें जूस का ग्लास बेचता है अगर 40 रुपए का, तो पहले वो उसमें कुछ मौसमी डालता है ना। मशीन का खर्चा है उसका, तो पहले वो खर्चे कर रहा है। पहले वो, अगर वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो उसको डेली मौसमी लानी पड़ रही है ना भाई। आपको 40 रुपए का एक ग्लास देने के लिए उसको थोड़ी बहुत मौसमी डालनी पड़ रही है। 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए जो भी कॉस्ट होगी वो कॉस्ट लगानी पड़ रही है ना उसको। समझ में आ रही बात? तो expenses are the cost incurred to generate more revenue। पैसा कमाने के लिए लगाया गया पैसा क्या कहलाता है? एक्सपेंस कहलाता है। तो देखो, it is cost incurred in business for generating more revenue। रेवेन्यू मतलब क्या? पैसा। पैसा कमाने के लिए लगाया गया पैसा क्या कहलाता है? एक्सपेंस कहलाता है। सिंपल है। अब एक्सपेंस हमारे मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा प्री पेड एक्सपेंस, एक होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिसको हम पोस्ट पेड भी कह सकते हैं। ठीक है। प्रीपेड, क्या आपने आपको नाम से नहीं जस्टिफाई कर रहा? प्रीपेड, पहले पे करो, है ना। जैसे पहले भुगतान करो फिर प्राप्त करो। फॉर एग्जाम्पल, जिस फोन में तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, आई एम श्योर कि तुमने इसका एक प्रीपेड रिचार्ज ले रखा होगा। करते हो ना? तो जो रिचार्ज आप कराते हो, पहले आपको कंपनी वाले सर्विस देते हैं या फिर पहले आप उसको पेमेंट करते हो? ऑब्वियसली आप पहले पेमेंट करते हो तब वो आपको सर्विस देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रीपेड, यानी आपने 1 महीने की पेमेंट पहले ही कर दी। दिस इज कॉल्ड प्रीपेड। तो जब भी हम पेमेंट सर्विस लेने से पहले या प्रोडक्ट लेने से पहले जब पेमेंट कर देते हैं एडवांस में, उसको बोलते हैं प्रीपेड। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एनी एक्सपेंस दैट यू पे इन एडवांस इज योर एसेट। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो कोई भी एक्सपेंस जो तुम एडवांस में करते हो उसको क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरे नंबर पर आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अभी आउटस्टैंडिंग क्या है? देखो, आउटस्टैंडिंग का बच्चों सिंपल सा मतलब ये है कि भैया स्टैंडिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर यू, कि भैया पे कर दे मुझे। मतलब एक ऐसा एक्सपेंस स्टैंडिंग आउटसाइड वेट कर रहा है तुम्हारा कि भाई पे कर दे, टाइम हो गया है, पे कर दे। चीख चीख के कह रहा है आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड, हमें पे कर दे भाई। समझ गए? तो दीज आर दी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो हमने सर्विस तो ले ली है, प्रोडक्ट तो ले लिया है, लेकिन अभी पे नहीं किया है। वी शुड हैव पेड इट बट वी हैव नॉट पेड इट येट। अभी तक पे नहीं किया है, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग हमेशा हमेशा आपके लिए लायबिलिटी होती है, ध्यान रखना। प्रीपेड हमेशा एसेट होती है, आउटस्टैंडिंग हमेशा लायबिलिटी। देयर इज नो अदर डाउट। ठीक है, समझना भी मत इसके बारे में कोई डाउट। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है भाई? देखो, डेफिनेशन अब जानने की जरूरत है नहीं, डीप डाउन तुम्हें समझ में आ चुकी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर फ्यूचर एक्सपेंसेस दैट आर पेड इन एडवांस। कितना सिंपल तो है यार। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर ड्यू बट नॉट पेड येट। जो पे करने थे बट अभी तक पे नहीं किए गए हैं, उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। नेचर, नेचर क्या भैया? नेचर है एसेट लायबिलिटी, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है। दूसरे नंबर एग्जांपल सैलरी। ठीक है। तो जैसे नंबर पे आगे तुम्हारा एग्जांपल देखो, एडवांस सैलरी। मान लो कि कोई एम्प्लॉय है, वो कहता है कि सर मेरे को गांव जाना है, मेरी तो छठ पूजा आ रही है, तो मुझे थोड़े पैसे, मेरे को इस बार की सैलरी एडवांस में चाहिए। तो अब एम्प्लॉयर ने क्या किया कि ले जा भाई, ठीक है, तेरा छठ पर्व आ रहा है, महापर्व है, ठीक है, 1 महीने की सैलरी एडवांस में ले जा। तो अब एम्प्लॉयर ने सैलरी एडवांस में दे दी। ठीक है। अब एम्प्लॉयर को अगले महीने नहीं देना पड़ेगा, तो उसके लिए वो एसेट हो गया कि उस एम्प्लॉय से वो काम करवाएगा, लेकिन सैलरी अगले महीने नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि वो सैलरी एडवांस में दे चुका है, तो उसके लिए क्या है? एसेट है। सिमिलरली जो मैंने फोन का एग्जांपल दिया है, बेस्ट एग्जांपल है रिचार्ज का तुम्हारे।
तुम पहले रिचार्ज कराते हो फिर सर्विस यूज करते हो, तो पेमेंट पहले कर रहे हो, दिस कॉल्ड प्रीपेड। और दूसरी तरफ आता है तुम्हारा आउटस्टैंडिंग रेंट। अब बच्चों आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या होता है, अब तुम स्टूडेंट हो, अभी आगे जाके पीजीज वगैरह में रहोगे, है ना, रेंट पे घर भर लोगे, कुछ तैयारी वगैरह करोगे अगर मान लो, तो क्या होता है वहाँ पर हम जाते हैं और अंकल जी आते हैं कि बेटा रेंट तो दे जा, और हम अंकल अगले महीने ले लेना, ठीक है। फिर अगले महीने अंकल आ गए, अंकल अगले महीने ले लेना, तो अपनी रोनी शक्ल बना के, है ना, और अंकल को पिघला देते हो। समझ में आ रही बात? तो वहां पर तुमको रेंट जो पे कर देना चाहिए था बट तुमने अभी तक पे नहीं किया है, तो एक ऐसा एक्सपेंस है जो आपको पे करना था बट पे नहीं हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट, द रेंट दैट यू शुड हैव पेड बट यू हैव नॉट पेड इट येट, सिंपल। और ये आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। नेक्स्ट आता है हमारा, ऊपर हमने पिछली वीडियो के एंड में हमने पढ़ा था एसेट, ठीक है, और इस वीडियो के स्टार्ट में हमने पढ़ा एक्सपेंस। और तुम्हें पता है कि एसेट और एक्सपेंस में एक डिफरेंस होता है जो कि 99% बच्चों को नहीं पता होता है। अगर एक क्वेश्चन आ जाए ना तो हवाई उड़ जाती है कि क्या पूछ लिया, एसेट एक्सपेंस तो समझ में आ रहा है, इनमें डिफरेंस कैसे पूछ लिया भाई, ठीक है। और मैं तुम्हें बताऊं, एक और बात बताऊं, तुम पूरा यूट्यूब खंगाल लेना, तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा, जाके चेक कर लो तुम, ठीक है। तो अब देखो क्या है, एसेट वो चीज है जो तुमने आज खरीदी, आज इसमें पैसा लगाया, लेकिन इससे तुम्हें बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा, यानी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बोलते हैं इसको, है ना। लेकिन एक्सपेंस का क्या है, पैसा तो तुमने यहां पर भी लगाया, उससे जो मिलने वाला बेनिफिट है ना, वो जिस टाइम पे तुमने खर्चा किया उसी टाइम पे कंज्यूम किया और वो एक्सपायर हो गया। अब ये नहीं कि वो खर्चा जो तुमने किया वो भी लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ चलता रहेगा। अब जैसे मान लो कि सपोज फॉर एग्जांपल तुमने एक कार खरीदी, अब वो कार 15 साल तक तुम्हारे पास है, अनटिल कुछ मिसहैपनिंग नहीं होती 15 साल तक तुम इसको चला सकते हो। लेकिन तुमने जो पेट्रोल है वो खरीदा, उसमें पेट्रोल डलवाया, तो क्या पेट्रोल भी लाइफ लॉन्ग चला सकते हो क्या? पेट्रोल तो जब तक कंज्यूम करोगे खत्म हो जाएगा, उसके बाद दोबारा वो खर्च उस पर करना पड़ेगा। लेकिन कार पे एक बार खर्च कर दिया तो 15 साल तक दोबारा खर्च नहीं करना ना। तो ये डिफरेंस है एसेट एक्सपेंस, पैसे दोनों में जा रहे हैं, लेकिन एक से जो बेनिफिट है वो फ्यूचर इकोनॉमिक है और एक से बेनिफिट सिर्फ कंजम्पशन का है। तो खर्चा किया, कंज्यूम किया, काम खत्म। लेकिन कार क्या है, आपके लिए एसेट है। कैसे एसेट है? क्योंकि 15 साल तक अगर तुम्हें इस कार पे पैसा नहीं लगाना है। फर्क देखो यहाँ पे, द वन हुज बेनिफिट इज येट टू बी रिसीव्ड इज कॉल्ड एसेट, जिसका बेनिफिट आने वाले टाइम में मिलता रहेगा, मिलता ही रहेगा। और दूसरा द वन हुज बेनिफिट इज रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस, जिसका बेनिफिट तुम ऑलरेडी ले चुके हो, खर्चा कर चुके हो, काम खत्म हो गया बस, ठीक है। इसको बोलते हैं एसेट एंड एक्सपेंस, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा रिसीट। बच्चों रिसीट क्या होती है? इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, वो पैसा जो या तो मिल गया है या तो मिलने वाला है या मिलेगा आपको, इसको बोलते हैं रिसीट, ठीक है। और ये रिसिप्ट नहीं है, ये पी साइलेंट है तुम्हारा, इट्स रिसीट, है ना। तो क्या है देखो, रिसीट इज द अमाउंट विच इज रिसीवेबल और वी हैव रिसीव्ड इज कॉल्ड रिसीट। अब रिसीट जो है ये दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी कैपिटल रिसीट और एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसीट। ध्यान से सुनना, ठीक है। बस इतना समझो कि जो कैपिटल रिसीट होती है ना, कैपिटल जहां पर टर्म कैपिटल हो गई, इसमें कैपिटल में दो चीजें आती हैं, एक होती है एसेट और एक होती है लायबिलिटी। यानी जब तुम्हारे पास पैसा आए और बदले में तुम्हारी कोई एसेट चली जाए, या फिर तुम्हारे पास पैसा आए और बदले में कोई लायबिलिटी बढ़ जाए। यानी पैसा आने के तो दो तरीके हो सकते हैं कि मान लो कि मैंने अपने घर का फर्नीचर बेच दिया तो पैसा तो वहां से भी आ सकता है, या फिर मैंने अपने दोस्त से उधार ले लिया, पैसा तो वहां से भी आ रहा है, तो दोनों ही केस में पैसा आ रहा है, तो ये रिसीट हुआ। लेकिन क्या इस रिसीट से मेरी एसेट पे कोई फर्क पड़ा? मैंने अपने फर्नीचर को बेचा है। दूसरा, क्या मेरी लायबिलिटी को कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा, मैंने अपने दोस्त से उधार लिया है तो मेरी लायबिलिटी बढ़ी है। तो ऐसा रिसीट या ऐसे रिसीट जिससे या तो तुम्हारी एसेट कम हो जाए या तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ जाए, इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसी रिसीट जिससे या तो एसेट कम हो जाए या तो लायबिलिटी बढ़ जाए, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू में ना तो एसेट के ऊपर फर्क पड़ता है और ना ही लायबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। यानी जब पैसा आए और बदले में ना तो एसेट जाए और ना ही लायबिलिटी बढ़े। फॉर एग्जांपल सैलरी, अब अगर किसी ने मुझे सैलरी दी है तो उससे मेरी कोई एसेट बढ़ी है क्या? आप कैश की बात करोगे, आपके हाथ सर कैश आया तो है आपके पास, लेकिन उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बदले में सर्विस भी तो दी भाई अपनी, समझ में आ रही बात? तो ऐसा पैसा जो आए लेकिन बदले में कोई एसेट ना जाए और ना ही लायबिलिटी बढ़े, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। यानी जिसमें एसेट और लायबिलिटी इन्वॉल्व ना हो उसे बोलेंगे रेवेन्यू, और जिसमें एसेट और लायबिलिटी इन्वॉल्व हो जाए उसे बोलेंगे कैपिटल। सिंपल है ना। तो अब देखो जरा,
कैपिटल रिसीट्स आर रिसीट्स दैट क्रिएट लायबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल टेकन लोन, लोन लिया, और रिड्यूसेस फाइनेंशियल एसेट, या फिर आपकी फाइनेंशियल एसेट को कम कर दे। सामान बेच के, अपने एसेट बेच के पैसा आया, पैसा तो आया ना भाई, या फिर उधार लेके पैसा है, दोनों केस में क्या हो रहा है, एक जगह एसेट कम हो रही है और एक जगह लायबिलिटी बढ़ रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, इतना समझ लो तुम। तो ये तुम्हें समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मस्ट है। समझ में आ रही बात? तो इसको अच्छे से कर लेना, और इससे अच्छी क्लैरिफिकेशन हो भी नहीं सकती, तो मैं ये भी बता दूं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, दोज रिसीट्स विच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, जिससे पैसा आए लेकिन लायबिलिटी ना बढ़े, और दूसरा कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट, या बदले में कोई एसेट ना घटे, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। फॉर एग्जांपल कैश रिसीव्ड बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विस को बेच के जो कैश आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। पैसा आ रहा है लेकिन बदले में कोई ऐसा जा नहीं रही है और लायबिलिटी बढ़ नहीं रही है। तो ये डिफरेंस है आपका कैपिटल रिसीट में और रेवेन्यू रिसीट में, और ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, ये बात ध्यान रखना। कोई कंफ्यूजन हो तो लिख देना, कंफ्यूजन होगी नहीं, इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंडिचर। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था यहाँ पर एक टर्म, देखो एक्सपेंस, याद है, ये रहा हमारा एक्सपेंस, ठीक है। अब बात आती है एक्सपेंडिचर की। क्वेश्चन दिमाग में छूटते के साथ बच्चों के आता है कि अरे सर ये क्या बकवास है, अभी तो एक्सपेंस पढ़ा था, एक्सपेंडिचर क्या है, फर्क है। समझ में आ रही बात? एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फर्क है, दे आर नॉट सो, ठीक है। यहाँ पर वही वाली रील चल रही है तुम्हारी, सेम सेम बट डिफरेंट, है ना। तो ये सेम सेम सुनने में लग रहे हैं लेकिन ये डिफरेंट है एक्चुअली में। एक्सपेंडिचर भी खर्चा है, एक्सपेंस भी खर्चा है, बट स्टिल दे आर डिफरेंट। कैसे? जब छोटे छोटे एक्सपेंस किए जाते हैं ना इन ऑर्डर टू जनरेट मोर रेवेन्यू, या बिजनेस को कॉन्टिन्यूसली चलाने के लिए, इसको बोलते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर होते हैं बड़े खर्चे, यानी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए जो बड़े खर्चे किए जाते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ये फर्क है दोनों में। तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में इतना सा फर्क है कि जो एक्सपेंस है वो छोटे खर्चे कहलाते हैं और एक्सपेंडिचर बड़े खर्चे कहलाते हैं दोनों खर्चे ही। तो अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं, एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंड टू एक्वायर एसेट्स, गुड्स, सर्विसेज और न्यू टेक्नोलॉजीज। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए, नई एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो बड़े खर्चे किए जा रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो देखो क्या है, इट इज द मनी स्पेंड टू एक्वायर गुड्स, एसेट्स एंड सर्विसेज। और यहाँ चाहो तो एक टेक्नोलॉजी भी लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। अब ये एक्सपेंडिचर तीन टाइप के हैं। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल टर्म का मैंने अभी पिछले ही पार्ट में तुम्हें तरीका बता दिया था, मतलब बता दिया था कि कैपिटल तब होगी जब एसेट या लायबिलिटी इन्वॉल्व होगी। जिसमें एसेट या लायबिलिटी इन्वॉल्व हो जाए ना, उसमें कैपिटल इन्वॉल्व हो जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली। दूसरे नंबर पे रेवेन्यू मैंने बताया था, इसमें ना तो एसेट इन्वॉल्व होती है और ना ही लायबिलिटी इन्वॉल्व होती है। तो जिसमें ना एसेट इन्वॉल्व हो ना लायबिलिटी इन्वॉल्व हो, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरे नंबर पे आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये थोड़ा सा नया है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की, जो समझ में नहीं आती है। तो इसको मैं ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि अपनी जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, बस ध्यान रखना, सुनना जरा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि ऐसा एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा हो रहा है तो खर्चा होता है तो बदले में कुछ आता है ना। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको करने से या तो हमारा एसेट बढ़े, या तो हमारी एसेट बढ़ जाए, या हमारी लायबिलिटी घट जाए। या तो हमारे, अब तो पैसा जा रहा है ना जेब से, तो दो चीजें होंगी, या तो बदले में कोई एसेट आएगी या तो कोई लायबिलिटी कम हो जाएगी। पैसा दे रहे हो ना तुम, है ना। तो दो तरीके हो सकती हैं, एक्सपेंडिचर दैट क्रिएट्स एसेट, जिससे तुम्हारी एसेट बढ़ जाए, पैसा पे किया, एक्सपेंडिचर किया, लेकिन बदले में एसेट बढ़ गई, या फिर एक्सपेंडिचर किया, पैसा पे किया, बदले में लायबिलिटी कम हो जाए। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी ये टर्म यूज होगी ना कैपिटल, अब वो कैपिटल रिसीट हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कुछ भी हो, बस कैपिटल तब यूज होगी वहां पे एसेट और एक्सपेंस अपने आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस तरीके से रिलेट करके चलोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि ऐसा एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जिसके बदले में एसेट आ जाए या फिर लायबिलिटी कम हो जाए, यानी तुम लायबिलिटी चुका दी, उसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल्कुल इसका उल्टा होगा, ऐसा खर्चा जो तुम करोगे तो सही, लेकिन बदले में ना तो तुम्हारे पास एसेट आएगी और ना ही तुम्हारी लायबिलिटी जाएगी, ना तो एसेट आएगी ना ही लायबिलिटी जाएगी। सिंपल सा एग्जांपल है, सैलरी मेड टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को अगर सैलरी देते हो तो क्या एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या एम्प्लॉय के बिना बिजनेस चला लोगे? नहीं चलेगा। तो बिजनेस के लिए एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट है और एम्प्लॉयज के लिए सैलरी इंपॉर्टेंट है। जिनको सैलरी दी जा रही है, अब ये तो नहीं कि तुम सैलरी देके एम्प्लॉय को खरीद लिया, एक महीने काम करा, एक महीने सैलरी दे, तुम्हारा वो गुलाम बन गया। पुराने जमाने थोड़ा चल रहा है, समझ में आ रही बात? ठीक है। तो
क्या है, एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट और रिड्यूसेस लायबिलिटी इज कॉल्ड बोलो क्या हो, मैं बोलूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ स्टेशनरी, पेड स्टेशनरी या सैलरी, ये सारी चीजें, इट इज एज सिंपल एज दैट। आ रही बात समझ में, कितना सिंपल सा ऑर्डर नहीं है। तो तीसरे नंबर पे आता है यही स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दुख, पीड़ा, संताप। वो जो रील्स बनते हैं ना, जो मीम्स बनते हैं, ये साला दुख खत्म क्यों नहीं होता बे, बच्चों के लिए ना यहीं से आते हैं सब। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे कॉमन डाउट है, बच्चों को पता ही नहीं होता, समझ भी नहीं आता। मैं तुम्हें बहुत सिंपली समझाता हूँ, इससे आसान तरीका हो नहीं सकता, ध्यान से सुनना। विच कैन बी रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। सिंपल, ऐसे खर्चे जिनको चुकाने के लिए तुम्हें 1 साल से ज्यादा का टाइम मिल जाए ना, उसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब यहाँ पे ऐसा समझो कि डिफरेंट ईयर्स, तुम्हें अलग अलग टाइम मिल जाता है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम है, आजकल जो ये स्कैम चल रहे हैं ना EMI के नाम पे, सुनते हो ये EMI देखते हो तुम, EMI बंदे क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हो, कैमरा देख के तुम्हें पता चल गया कौन से फोन की बात कर रहा हूं मैं, भले यहाँ पर सेव नहीं है, ठीक है, कटा हुआ सेव नहीं है, लेकिन कैमरे से तुम्हें पता ही चल गया कौन से फोन की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। क्या करते हैं, ये ऊपर ऐड चलाते हैं और ठीक नीचे लिख देते हैं अवेलेबल ऑन मंथली EMI, अवेलेबल ऑन मंथली EMI। तो ये नीचे छोटे छोटे क्यों लिखते हैं EMI पे, कि टेंशन वाली बात थोड़ी नहीं है, 1 साल में पे कर देना, 2 साल में पे कर देना, अरे 36 महीने में पे कर देना, 3 साल में पे करवा रहे भाई साहब। अब किसको लालच नहीं आ जाएगा। तो ये 2 कैमरे और ये कटा हुआ सेब किसको नहीं चाहिए होगा, समझ में आ रही बात। तो ये तरीके हैं तुम्हारी साइकोलॉजी से खेलने के कि तुम इसको एसेट मान लेते हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑल्दो यू आर गेटिंग टाइम टू पे, लेकिन भैया खर्चा तो है ना। तो ऐसा खर्चा जिसको पे करने में आपको 1 साल से ज्यादा, 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा का टाइम मिल जाए, इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये तुमको कभी डाउट नहीं होगा, ध्यान रखना, वो फोन है जिसको तुमने 2-3 साल की EMI भर के लिया है, ठीक है, किडनी बेचने वाला कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है यहाँ पर EMI वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सपेंडिचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तुमने अभी ये 10 तक पढ़े हैं ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है ना, तुम लिखित में ले लो, और अगर तुम्हारे एग्जाम में इनमें से ना आए ना तो कमेंट करके बता देना तुम मुझे, मैं गारंटी दे रहा हूं तुमको। तो सिंपली समझो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम, नाम से क्लियर है, इनकम, पैसा जो आता है उसको इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर रेवेन्यू को भी तो इनकम बोलते हैं, रेवेन्यू भी तो आपने ही सिखाया था कि जो पैसा आता है, फर्क है छोटा सा। द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड इनकम। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये लिख दी ना मैंने, वो असली बात। रेवेन्यू माइनस, रेवेन्यू क्या है, जितना भी आ जाए सारा, लेकिन उसमें से माइनस खर्चे निकालने के बाद जो बच जाए ना हमारा, इनकम, ये लक्ष्मी जी हमारे घर आती है, ये वो है इनकम। इसमें से भी कुछ आएंगे खर्चे जो मैं आपको बाद आगे सिखाऊंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन अभी समझो इनकम एंड रेवेन्यू आर नॉट इक्वल। रेवेन्यू मतलब जितना भी पैसा जनरेट किया, अभी है मेरे कुछ दोस्त, ठीक है, जो पैसा बना रहे हैं, खूब पैसा बना रहे हैं, 3 साल में आप मान के चलो मोटा मोटी 4 करोड़ बनाया उन्होंने, और टैक्स, बिलीव करो जो टैक्स उन्होंने भरा है, मतलब खून के आंसू रोते देखा मैंने उनको। रेवेन्यू कितना, 3-4 करोड़, सोचो 3-4 करोड़ का रेवेन्यू, हाथ कितना लग रहा है, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी चलो मान लो, समझ रहे हो। तो वो इनकम है, जो सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो बच रहा है ना, दैट इज कॉल्ड इनकम। समझ में आ रही बात, सिंपल है, सिंपल है, समझ में आया ना तुमको। जो सारा पैसा आ रहा है दैट इज नॉट इनकम, दैट इज रेवेन्यू, उसमें से सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो इनकम है, आ रहा है, उसको बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉफिट, ये तो बहुत सिंपल सा है, जब हमारे इनकम हमारे खर्चों से ज्यादा हो जाए उसको प्रॉफिट बोलते हैं। जब हमारे इनकम हमारे खर्चे से ज्यादा हो जाए हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, यानी खर्चे, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ठीक है, एडिट मत करिए भाई। तो जो हमारा पैसा आया उसमें से हमने निकाला, सारे खर्चे देने के बाद जो एट द एंड बच जाए और वो बड़ा हो खर्चों से, उसे प्रॉफिट बोलते हैं, सिंपल। नेक्स्ट आता है हमारा लॉस। तुम्हें इससे बढ़िया क्या ही होगा, तुम्हारी लॉस तो तुम्हें पता ही होगा, पता है ना, जो पैसा जब हमारा एक्सपेंस ज्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए, है ना, यानी जब जेब से पैसा जाने लग जाए उसको हम लॉस बोलते हैं। गेन, यहां पर थोड़ा सा ये ट्विस्ट है, गेन मतलब क्या है, पैसा कमाना,
इनकम मतलब भी पैसा कमाना। दोनों में फर्क क्या है? सिंपल सा फर्क है, बहुत छोटा सा, एक लाइन में बताऊंगा तो मैं समझ आएगा। गेन इज द इनकम ऑफ इर्रेगुलर नेचर, समझ गए? गेन इज द इनकम ऑफ इर्रेगुलर नेचर, यानी ऐसी इनकम जो आपको बार बार लगातार नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा लेता हूँ तुम्हें कि मैं ट्यूशन की फीस जो कमा रहा हूँ ना, वो मेरी इनकम है, वो मेरी इनकम है या प्रॉफिट कह लो आप, जो भी मर्जी कह लो। लेकिन मैं यहाँ से बाहर निकला और बाहर निकलते मुझे 100 रुपये का एक नोट पा गया, वो मेरा गेन है, क्योंकि वो 100 रुपये का नोट मुझे बार बार नहीं पाएगा, लेकिन फी मुझे रेगुलर आएगी। तो जो मेरी मेन इनकम है, मेन काम से इनकम है, उसको बोलते हैं इनकम या प्रॉफिट। लेकिन जो कभी कभी इर्रेगुलर बाय नेचर हो, उसे हम बोलते हैं गेन। अब मान लो कि हमारे इंस्टीट्यूट का एक फर्नीचर टूट जाता है, चेयर टूट जाती है, और मैं कबाड़ी वाले को बेचता हूँ, वहां से मुझे 200 रुपये आ जाते हैं, तो ये क्या हुआ? इनकम हुई मेरी या प्रॉफिट हुआ मेरा? प्रॉफिट बोलते हैं रेगुलर एक्टिविटी से कमाने वाले प्रॉफिट को। अब क्या इसके लिए मैं डेली अब यही काम शुरू कर दूंगा कि डेली अपने इंस्टीट्यूट की चेयर तोड़ने लग जाऊंगा और वो बेचने लग जाऊंगा और पैसा कमाऊंगा? नहीं ना। तो गेन इज द इनकम ऑफ इर्रेगुलर नेचर, जो आपको कभी कभी होगी, रेगुलर इन नेचर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा परचेज। परचेज के लिए ध्यान रखना, परचेज इज दी, सिंपल आप समझो कि जो रीसेल करने के लिए खरीदा जाए ना बिजनेस में, उसे परचेज टर्म के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कि द एक्शन ऑफ बाइंग समथिंग, बाइंग समथिंग से आगे छोटा सा ऐड कर लेता हूं, फॉर रीसेलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर रीसेलिंग, इसको वापस से बेचना है हमको। परचेज टर्म इज यूज्ड फॉर बाइंग समथिंग फॉर रीसेलिंग, बिजनेस में रीसेल करने के, ट्रेड करने के लिए, ट्रेड करने के लिए जो खरीदा जा रहा है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परचेज। नेक्स्ट परचेज, नाम से क्लियर है, जो परचेज किया उसको रिटर्न कर दिया। ये टी शर्ट मैं खरीद के लाया, परचेज हुई। मान लो मैं अपने पर्पस से बात कर रहा हूँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, तो मैंने अपने लिए खरीदी, ये परचेज हुई, लेकिन इसमें एक छेद निकला, डिफेक्ट निकला, मैंने रिटर्न कर दी, तो जो मैंने परचेज किया था वो मैंने रिटर्न कर दिया, इसे कहते हैं परचेज रिटर्न। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि बिजनेस ने, मेरी शॉप है, आप मान लो मेरी शॉप है, ठीक है, मैं एक होलसेलर से ऐसे 100 टी शर्ट्स खरीद के लाया, जिसमें से 30 में छेद निकला, तो मैंने वो 30 वापस कर दी, तो मैंने परचेज की, फिर मैंने उसको रिटर्न कर दी, खत्म। परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेल्स। सेल्स क्या है? इट इज एक्शन ऑफ सेलिंग गुड्स इन द बिजनेस, बिजनेस में गुड्स को बेचने की जो प्रोसेस है उसको सेल्स बोलते हैं, द एक्शन ऑफ सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, सिंपल, ठीक है। सेल्स रिटर्न क्या हुआ? बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। जो मैंने टी शर्ट जो वापस करी उसके लिए क्या थी? वो सेल्स रिटर्न थी, क्योंकि उसने मुझे टी शर्ट बेची थी, तो जब उसने मुझे टी शर्ट बेची थी उसने सेल्स की थी, अब मैंने उसकी टी शर्ट को लौटा दी, तो उसकी सेल्स क्या होगी? इसको रिटर्न हो गई, इसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो इसको एक और नाम से जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, सॉरी इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। तो ये था हमारा सेल्स रिटर्न। क्या बताया मैंने सेल्स रिटर्न में आपको? बहुत सिंपल सा, कि जो सामान हमने बेचा और वो वापस आ जाए, इसको सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा गुड्स। गुड्स की बहुत सिंपल डेफिनेशन समझना, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एनी आइटम, एनी फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, एनी फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, ठीक है, उसको गुड्स बोलते हैं। कि हर वो बंदा जिस भी काम को वो कर रहा है, उसमें जो भी चीज़ वो बेचता है, फॉर एग्जांपल अब सिंपली बात करता हूँ कि हमारे लिए जो हमारा घर है वो हमारी एसेट होती है, लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलर है ना, उसके लिए वो एसेट नहीं है, उसके लिए वो गुड है, क्योंकि उसके पास मकान है बहुत सारे, फ्लैट्स है बहुत सारे, तो वो डेली खरीदता बेचता है, उसके लिए वो गुड्स है। इसी तरीके से तुम दुकान में जाते हो, मैगी वैगी जो देखते हो, तुम्हारे लिए हो सकता है मैगी बहुत एक सेटिस्फैक्शन की चीज़ हो, लेकिन उनके लिए वो गुड है, क्योंकि वो उसी का व्यापार कर रहे हैं। तो एनी फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, एनी फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड गुड्स, ठीक है। तो फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड टू बी सोल्ड और परचेज इज कॉल्ड गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये जो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया ना कि तुम में से जो भी मैं फी कमाऊंगा, जो तुमने पढ़ा के मैं फी कमाऊंगा, वो मेरी होगी ऑपरेशनल इनकम, यानी हमारा जो मेन एक्शन होता है, जो हमारा मेन काम होता है, मेन काम से हम जो भी कमाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इस वीडियो में हम कितने करने वाले हैं? 20, वो 20 हमने कर लिए हैं, और आई एम श्योर तुमको ये सारे के सारे समझ में भी आए गए होंगे, और ये समझ में आना बनता भी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस। अब बात आती है कि सर ये आपने समझा तो दिया, अब याद कहाँ से करें? याद करने के लिए तुमको चाहिए बुक्स, मतलब बुक्स, कोई दिक्कत वाली बात। तुम्हें क्या चाहिए? नोट्स। क्या चाहिए? फ्री में नोट्स। ये रहा इंस्टा हैंडल, इंस्टा हैंडल पे जाके NOTES नोट्स टाइप करो, तुम्हें डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को क्लिक करो, क्लिक ही तो करना है और क्या करना है। वहाँ गूगल ड्राइव पे तुम क्या कर दिए जाओगे? रीडायरेक्ट, वहाँ पर नोट्स पड़े, जाके फ्री में ले लो भाई, और क्या ही कर सकते तुम्हारे लिए। तो आई एम श्योर तुम्हें समझ में आ गया होगा, टॉपिक क्लियर है, ABCD ऑफ अकाउंटेंसी, यहां तक तुम्हें समझ में आ गई है, ठीक है। सो आज के लिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसका थर्ड एंड फाइनल पार्ट होगा जिसमें ये हम खत्म कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।